अब देखो, अ, हम लोगों ने इकोनॉमी के पीवाई क्यूज में 2020 से लेके 2024 के क्वेश्चंस को लिया है ना। 2020 के दो हो जाएंगे, 21 के दो हो जाएंगे, 22 के दो हो जाएंगे, 23 के दो हो जाएंगे, और 24 का हो जाएगा एक। तो 2, 4, 6, 8, 9, टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन पेपर्स का निचोड़ रहेंगे। अब ये जो 9 क्वेश्चन पेपर्स हमारे रहेंगे ना, इन 9 क्वेश्चन पेपर्स में क्या है, आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड्स में वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो सबसे रिसेंट सीडीएस आपका हुआ है उसके कंपैरिजन में जो पहले के सीडीएस हुए हैं उसमें आपको नंबर्स में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको ओवरऑल एक पैटर्न में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। नंबर वाले वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान मत देना, नंबर वाले वेरिएशन पे ध्यान इसलिए मत देना क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपके 2-3 एरिया से आते हैं। एक तो आता है हमारा कोर इकोनॉमी वाला एरिया, है ना। अब कोर इकोनॉमी में एक तो मैक्रो आ जाता है जहाँ से मेजोरिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ माइनॉरिटी के क्वेश्चन जो है वो माइक्रो से भी वो लोग डाल देते हैं। अब माइक्रो की स्टडी होती है थोड़ी टेक्निकल, है ना। इसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है या फिर थोड़े बहुत आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली डील कर सकते हैं। अदरवाइज इनको डील करना यानी कि मैथमेटिक्स के नेक्स्ट चैप्टर समझने जैसा होता है ना। तो इनको जनरली क्या किया जाता है, कई बार हम स्किप भी कर देते हैं अगर हमें नॉलेज नहीं होती। तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका करंट अफेयर के इकोनॉमिक वाला। अभी करंट अफेयर के इकोनॉमी वाले में क्या आते हैं, इसमें आपके प्रोग्राम्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, स्कीम्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है ना। आरबीआई के कुछ डिसीजंस हैं, बैंक के कुछ डिसीजंस हैं, ऐसी जो चीजें हैं उनके बारे में नॉर्मली आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स का जो हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके जरिए कवर करते हैं। तो ये लेकिन क्या रहता है कि अगर हमें किसी पेपर को एनालाइज करना है तो उसके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहते, पिछले 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बेस्ड रहते हैं उन करंट अफेयर्स पे जो ट्रेंडिंग है ना। जो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने कोई वक्तव्य दिया किसी स्पेसिफिक स्कीम के बारे में, या किसी स्कीम के आउटले में चेंज हुआ, उसका फेज 2 आया, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसी स्कीम्स को जनरली क्या कर दिया जाता है, आपका इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में डाल दिया जाता है। लेकिन उनको अगर हम कवर करेंगे तो उनसे हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाई कि भाई एग्जैक्टली इकोनॉमी में क्या पूछा जाता है ना। क्योंकि वो करंट अफेयर्स के अंडर में पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को हर साल आपके वेरी करते रहते हैं, ठीक है। तो हम जो फोकस पुट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस रखे हैं जो हमारे मैक्रो और माइक्रो पे फोकस करते हैं। बट यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई। अब देखो, अगर CDS 1 2024 की हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारा इस बार का इकोनॉमिक्स आया था ये थोड़ा हार्ड लेवल का था, ये नॉर्मल लेवल का नहीं था। मतलब जिन बंदों को इकोनॉमिक्स में काफ़ी नॉलेज है वो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो बिगिनर लेवल के लोग जो इकोनॉमिक्स छोड़ के गए थे या फिर जिन्होंने सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की, उनके लिए डिफिकल्ट होने वाला था। इवन ये टीचर्स के लिए भी डिफिकल्ट रहा है जब इन्होंने इसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश की है। यानी कि ये हमारे आ जाते हैं कुछ ऑड बॉल क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड नहीं थे, इनका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई था। इस ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करने की कोशिश की है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस बार पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, उनका लेवल थोड़ा सा हाई था, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज आर यूज टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन द इकोनॉमी, है ना। कुछ हमसे हमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन से जो है इनको मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो इकोनॉमी में होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, आपको ये समझ लेना है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या होता है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट्स इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स आ जाते हैं? वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट, ट्रू। देखो भाई, है ना, ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, ये मनी एंड एसेट मार्केट्स हैं, ये रियल इकोनॉमी है, ये इन्फ्लेशन वाली चीज आ जाती है। इस डायग्राम के हिसाब से आप देखोगे तो ये जो चेन रिफाइनेंसिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स आ जाता है, इसमें भाई हमारे मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं? मार्केट रेट आ जाती है। मार्केट रेट में क्या आता है? मॉर्टगेज रेट, बैंक लैंडिंग रेट वगैरह, यानी कि पहला वाला हमारा सही हो गया। दूसरा आ जाता है वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट, सर ट्रू। ये भी हमारा क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो, इंटरेस्ट रेट्स हमारे आ गए जिनकी हमने बात की थी, एक्सचेंज रेट जो हमारे वो आ जाते हैं, और उसके साथ साथ एसेट की प्राइसेस भी चेंज हो सकती है, वो आपके एसेट प्राइसेस में आ जाते हैं, ठीक है।
सेकंड वाला भी हमारा 2 होगा, जो वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट होती है आपकी, वो भी क्या आ जाती है, वो भी इसके अंदर में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, हमें थर्ड और फोर्थ का आइडिया नहीं लग रहा, हमें एचडीएफ रेट के बारे में पता नहीं चल रहा, हमें 1 ईयर मीडियन एमसीएलआर के बारे में नहीं पता चल रहा, हमने टर्म ही पहली बार सुने हैं, क्योंकि ये कोर ज्योग्राफी कोर इकोनॉमी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे भाई कौन सा सही है। हमें पता है 1 और 2 सही है। अब 1 और 2 वाला ऑप्शन आ रहा है भाई हमारा, ए और बी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। सी का हमें क्लियर नहीं पता है कि भाई थर्ड वाला हमारा सही रहेगा कि नहीं रहेगा। हम एक कैलकुलेटेड गैस लेंगे और हम ए और बी में से कोई भी ऑप्शन टिक करेंगे इसका, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से जो है वो ए रहेगा, 1 और 2 ओनली। ठीक है, सर एमसीएलआर का फुल फॉर्म क्या है? एमसीएलआर का फुल फॉर्म मैंने एमसीएफ का बता रहा है कि एमसीएलआर का बताया था। एमसीएलआर आपका वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, हाँ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट रहता है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट रहती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, अलग अलग स्पेसिफिक लोन्स पे क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा 1 और 2 हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है, किसके इंस्ट्रूमेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई पहला आ जाता है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएम रेट वाज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2022। ये थोड़ा करंट अफेयर्स के टच वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई बताइए सही है या गलत। इस डायग्राम से समझ लीजिए, इन्फो और ग्राफ से समझ लीजिए। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये क्या करता है, अलाउज बैंक्स टू पार्क देयर एक्सेस फंड्स एट अ हायर रेट बट विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से कोलेटरल नहीं लिया जाता है, लेकिन उनके पास अपने फंड्स जो है रखे जाते हैं एक हायर रेट पे। तो ये जो है हमारी ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, ये हमारी इंट्रोड्यूस की गई थी अप्रैल 2022 में, ये सही होगा। एंड एचडीएफ रेट रिप्लेस फिक्स रिजर्व रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर। सीधी सी बात है भाई, एचडीएफ जो है वो फिक्स रेट रिवर्स रेपो को जो रेट है हमारी F RRR को, उसको एलएएफ कॉरिडोर के तौर पे क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। ये भी भाई हमारा सही आ जाता है। अब एलएएफ मैंने आप लोगों को बताया था, एलएएफ क्या रहता है, याद आया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फैसिलिटी। ठीक है, एलएएफ रहता है, ये भी हमारा सही रहेगा 1 और 2। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये अब थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, है ना। जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या है, अलग अलग आर्टिकल्स को अलग अलग वेटेज दिया जाता है ना, इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए, प्राइस इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। तो भाई हम डब्ल्यूपीआई की बात करेंगे यहाँ पर। फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन डब्ल्यूपीआई देन दैट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है भाई। प्राइमरी आर्टिकल जो है भाई हमारे, उनका वेटेज 20% जा रहा है, फ्यूल और पावर का 14.91% जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन डब्ल्यूपीआई इज हायर देन दैट ऑफ फ्यूल एंड पावर। ट्रू। ये तो बिल्कुल सही है, 64 जा रहा है इसका, है ना। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप सीपीआई को देखेंगे तो फूड एंड बेवरेजेस का 45 आ रहा है, ये हमने क्यूएस में कर रखा था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद कीजिए, कि फूड एंड बेवरेजेस का जो सीपीआई में आपका वेटेज जाता है, इट इज क्लोज टू 50, है ना, तो ये 50 हमारा ये सही है। हाउसिंग का 10, फ्यूल एंड लाइट का 6, क्लोथिंग एंड फुटवेयर का 6, 2 आ जाता है पान, टैबेको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का, और मिसलेनियस का आ जाता है 28.30। ठीक है, इसमें हमारा आंसर होगा बियॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इंडिया एंटर करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में विद अदर नेशन, है ना, एफटीएस भाई किए जाते हैं, देन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वो डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा करंट अफेयर्स के हिसाब से। यानी कि अगर इंडिया, जैसे हमारी इंडिया है, किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ में क्या करती है, दूसरे नेशंस के साथ में, इनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या, a pact between 2 or more nations to reduce barriers to imports and exports among them। मैं सामान अपना तुम्हारे पास भेजू, तुम अपना सामान मेरे पास भेजो, और ज्यादा हमारे अंदर बैरियर्स नहीं रहेंगे, टैरिफ्स और ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया जाएगा, है ना। तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, यानी कि इंडिया को जो सामान भेजा जा रहा है बाहर, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला आ जाता है एक्सटेंट ऑफ टैरिफ रिडक्शन विद MFN टैरिफ्स, यानी कि टैरिफ्स का जो रिडक्शन है वो MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन के कंसेप्ट के हिसाब से आपका जो टैरिफ का रिडक्शन किया जाएगा।
क्या उससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे? Yes, sir. देखो भाई, मोस्ट फेवर्ड नेशन, फॉल्स होगा। एक सेकंड सुन तो लो। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो मैंने डेफिनेशन गलती से बता दी थी एक्चुअली, CTS 1 2024 के जो आंसर की रिलीज की थी उसमें मैंने इसकी गलत डेफिनेशन बता दी थी। एक्चुअली में MFN की डेफिनेशन क्या रहती है कि कंट्री ए है, कंट्री बी है, इन्होंने इनको MFN का दर्जा दिया है और इन्होंने इनको MFN का दर्जा दिया है। इसका सिंपल सा मतलब ये आता है कि जब हमारे बीच में ट्रेड किया जाएगा तो हम सेम तरह की ड्यूटीज और टैरिफ्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, न तुम उस पर ज्यादा लगाओगे ना मैं तुम पे ज्यादा लगाऊंगा। ये FTA के अंडर में ही आ जाता है बेसिकली। तो अगर टैरिफ का रिडक्शन किया जा रहा है, खासकर MFN टैरिफ का रिडक्शन अगर किया जा रहा है, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कुछ टाइम तक इंडिया ने पाकिस्तान को भी MFN का दर्जा दिया था। बोलिए। सर स्टार्टिंग में बढ़ेगा, एंड में आके कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ने रेट तो सेम कर दिए हैं। हम पूरे प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में हो। रेट भले ही दोनों ने सेम कर दिए हो, लेकिन रिसोर्सेज की बात भी तो आ जाती है। रिसोर्सेज किसके पास कौन से हैं? कंट्री ए के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, कंट्री बी के पास कम रिसोर्सेज है, लेकिन ट्रेड तो चल रहा है दोनों के बीच में, यस है सर। ना? तो भाई कंट्री बी को ए के रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है, तो भाई सीधी सी बात है। ये चाहे आप उसको एंड में जाके कांस्टेंट वो नहीं होगा, उनकी डिमांड तो बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। मतलब एक्सपोर्ट्स भले ही कांस्टेंट पे है लेकिन बढ़ेंगे ना, बढ़ तो रहना स्टार्टिंग से, है ना? यस सर। टैरिफ रिडक्शन अगर होता है तो MFN टैरिफ के हिसाब से तो एक्सपोर्ट्स भाई बढ़ेंगे, यानी कि ये ट्रू होगा। दूसरा, एक्सटेंड ऑफ रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन में क्या होता है भाई, आपका बेसिकली ये बोला जाता है कि कोई भी सामान अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो उसके हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाता है ना? टैरिफ्स में, ड्यूटीज में, इन सब में। तो भाई रिलैक्सेशन अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से मिलता है तो सर फिर एक्सपोर्टिंग कंट्री को लॉस होगा। लॉस कैसे होगा? कंट्री बी ने बोल दिया कि भाई अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन कंट्री ए का है तो फिर हम क्या करेंगे, रिलैक्सेशन देंगे उनको भाई, है ना? तो भाई एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ए कंट्री का? बढ़ेगा। ए कंट्री यहाँ पर इंडिया है ना? किसी कंट्री ने बोल दिया कि भाई अगर कोई सामान इंडिया से आ रहा है तो भाई वहां पर हम उस क्या करेंगे, रिलैक्सेशन देंगे ड्यूटीज में, टैरिफ्स वगैरह। तो ऑब्वियसली बात है हमारे लोग ज्यादा सामान भेजेंगे वहां पर, मार्केट ऑलरेडी बन रखा है, तो ये भी सही होगा। एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी मेजर्स, ये बताइए। ट्रू सर, हेल्थ वगैरह। साइको सैनिटरी क्या होता है? फाइटोसन। सर फाइटो सैनिटरी लिखा हुआ है सर। सॉरी, हाँ, फाइटो सैनिटरी है, माय बैड। साइट ऑफ सर, फाइटो सैनिटरी क्या होता है? अब मालूम नहीं। ये बायोलॉजिकल बेसिकली ओरिजिन का रहता है ना? सर्टेन मेजर्स जो हमारे रहते हैं प्लांट डिसीज से रिलेटेड या फिर इन सब से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, हमारे यहाँ से जो भी फ्रूट्स जाते हैं, दालें जाती हैं, फिर जो भी चीज़ें जाती हैं, है ना? इन सब में क्या किया जाता है, इनके स्टैंडर्ड्स थोड़े से लो कर दिए जाते हैं। यानी कि सैनिटरी मामलों में या साइटो सैनिटरी मेजर्स के मामलों में अगर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है तो फिर क्या हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कई बार इंडिया के जो सामान है उसको मना कर देती है कि भाई यहाँ पर तो पेस्टिसाइड छिड़के हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं ना, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आ जाती है। लेकिन अगर इनमें रिलैक्सेशन दे दिया जाए तो क्या हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। उसके बाद आ जाता है लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है? जो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया में, क्या उससे होगा कुछ, यानी कि उससे एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। ऑल ओवर इंडिया में इनकम इन नेशंस विद व्हिच इंडिया एंटर्स इनटू FTA। हाँ ठीक है, जो लेवल है भाई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये भी आपके नहीं, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? इंडिया के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे अगर हमारा क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उससे हमारा एक्सपोर्ट से बढ़ने ना घटने का क्या लेना देना। हाँ, हम इकोनॉमिकली देखा जाए या इंस्टीट्यूशनली देखा जाए तो हम ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, है ना? हमारा लॉजिस्टिक्स अच्छा है, ये है वो अच्छा है, लेकिन एक्सपोर्ट वैसे हाँ ये भी एक एंगल आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं एंगल ये हमारा। सर लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा तो हमारे हाँ, पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। हाँ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाएंगे, पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा डेवलप होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है? इनकम इन नेशंस विद व्हिच इंडिया एंटर्स FTA, वैसे तो ऑप्शन के बेसिस पे इसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है? अगर जिन नेशंस के साथ भाई हमारा क्या चल रहा है, FTA चल रहा है, उनकी जो नेशन, उनकी जो इनकम है, ठीक है, वो उसके बेसिस पे
उनकी इनकम ज्यादा होगी तो भाई वो लोग ज्यादा परचेसिंग पावर आ जाएगी, ज्यादा गुड्स की डिमांड होगी, ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है ना? ये भी सही है, डी आ यानी कि ऑप्शन 1 2 3 4 एंड 5। आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज क्या होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड गुड्स, है ना? कि कंज्यूमर्स तो इनको खरीदेंगे भले ही इनमें प्राइस में चेंजेस होता रहे, मतलब ग्रेजुअल प्राइस में चेंज होता रहा है, 2-2 रुपए, जैसे कि अमूल का दूध है भाई, 36 रुपए से 38 रुपए हो जाए, 38 से 40 हो जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज आएगा, बंदा लेके उसको खरीदेगा, वो डेली नेसेसिटी है उसकी, है ना? तो जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। फॉल्स। फॉल्स? यस ट्रू। ट्रू कैसे होगा? सर, वहाँ पे नॉट बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड बास्केट लिखा है ना, 4th पॉइंट में। ऑफन, हाँ ठीक है सॉरी, अनचेंजिंग फिक्स्ड तो हो गया भाई हमारा। हाँ, ये पूरी इकोनॉमी को कवर करती है, कैप्चर्स द एवरेज प्राइस। नहीं, तो इसमें फॉल्स हमारा इस बेसिस पे नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट ऑफ द कमोडिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इसमें ओनली नहीं लिखा कि जीडीपी डिफ्लेटर ओनली कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज। इसमें ये लिखा है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है इसको भी कवर करता है ना? तो इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट कवर्स द होल इकोनॉमी। इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो भाई डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या है हमारे, वो फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक रिटेल लेवल पे डील कर रहा है, होलसेल लेवल पे डील कर रहा है, लेकिन इनके अलावा जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो क्या करता है, वो कॉम्प्रिहेंसिवली इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को नापता है, यानी कि उसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी आ जाती है ना? इसमें यही बोला जा रहा है ना, अनलाइक डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसमें पूरी इकोनॉमी आ जाती है। और पूरी इकोनॉमी में जो है आपका अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज भी शामिल हो जाएगी, जो कि जीडीपी के पार्ट हो जाती है। सही है गलत? मेरी अंडरस्टैंडिंग यही आ रही है, आप लोग बताइए, बोले। सर एक पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू है, एक पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर अनचेंजिंग बास्केट वाले एंगल से देखें तब वो फॉल्स आ रहा है, लेकिन वो जीडीपी डिफ्लेटर मैं वही नहीं, सेकंड वाला तो हमारा सही है, वो तो हमें पता है। सर फर्स्ट पॉइंट जो दोनों चीज। एक सेकंड, जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट। ये भाई हमारा गलत हो जाएगा, है ना? इट इज अ टूल टू मेजर द इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट। गलत है, इन्फ्लेशन रेट को मेजर किया जाता है, ये तो भाई हमारा फॉल्स है ना? ये हमारा बिल्कुल फॉल्स है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा टोटली सही रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर सिर्फ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे बेस्ड नहीं होता, ये पूरी इकोनॉमी को क्या करता है, कवर करता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो ये हमारा ट्रू रहेगा। थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, लेकिन दिमाग हमें थोड़ा सा और खोल के रखना पड़ेगा, इसका 1 ओनली आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? A price index captures the change in the average price of a constant basket of commodities. Price index क्या? WPI and CPI वगैरह। सही या गलत? ट्रू सर। जी सर ट्रू। ट्रू है भाई, है ना? If the price index takes value 100, 110 and 121 in 3 consecutive years respectively, then the inflation rates in the second and third years are 10% and 21 respectively. फॉल्स। फॉल्स। ये false कैसे हो गया? सर वो थर्ड ईयर के लिए सेकंड को बेस लेंगे तो किस से काम आएगा? देखो, अगर हम WPI या CPI की बात करते हैं तो इसमें आपका जो चेंजेस मेजर किए जाते हैं वो साल के अंदर अलग अलग क्वार्टर्स में किए जाते हैं, है ना? हाफ ईयरली किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक, यहाँ पर हमारा बेस ईयर का कंसेप्ट भी हम ले लेते हैं, लेकिन बेस ईयर के कंसेप्ट में हम इन्फ्लेशन को जनरली मेजर नहीं करते हैं। जो आपकी महंगाई की दर आती है वो हम एनुअली मेजर करते हैं। तो एनुअली अगर देखा जाए तो प्राइस इंडेक्स की अगर वैल्यू 100 है, अगले साल 110 हो गई किसी आइटम की, अगले साल 121 हो गई, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स आ जाती है ना कि भाई आपका 100 और 110 के बीच में डिफरेंस 10 का आ रहा है, इसके बीच में 11 का आ रहा है,
तो फिर आप उनकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% और 21% नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आप पहले आपने ईयर 1 लिया, इसके रिस्पेक्ट में आपने इसको चूज किया है ना, फिर ईयर 2 जो है हमारा, उसके रिस्पेक्ट में आपने ईयर 3 को कैलकुलेट करने की कोशिश किया, तो इनके बीच में तो 11% का डिफरेंस आ रहा है ना, तब बेस में आपका 110 आ जाएगा, और 121 जो है आपका चेंजिंग वाला नया वाला आ जाएगा। इसमें बेस में 100 था और इसका चेंजिंग 110 है। सिंपल मैथमेटिक्स से भी करोगे तो समझ में आएगा कि भाई हर साल जो है 10% और 21 साल की इसमें इन्फ्लेशन रेट नहीं है, अगर होगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लंका लग जाएगी लोगों की, ठीक है, तो ये गलत होगा, हमारा वन ओनली सही है। नेक्स्ट आते हैं और बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मोस्ट ऑफ द इंडियाज रिजर्व्स इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। बोलिए। ट्रू सर। बिल्कुल सही भाई। इंडिया का जो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं ना, जो मेजोरिटी भाई हमारे एसेट्स हैं एफसीए वाले, ये सारे के सारे आरबीआई के पास रखे रहते हैं, ठीक है, आरबीआई ही आपको इनको रखता है। उसके बाद देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व्स बाय अ नेशन। ट्रू। ये भी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा फॉरेक्स के रिजर्व्स किस कंट्री के पास में है? सर यूएसए। चाइना। हाँ। और हम जो लोग फॉरेन करेंसी है किसके फॉर्म्स में रखते हैं, उसके फॉर्म में रखते हैं, किस करेंसी के फॉर्म में रखते हैं? सर गोल्ड। डॉलर के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में पूछा जा रहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड में नहीं। नाउ ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के बारे में मैंने आपको समझाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये थोड़ा सा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं। एक गैस ले लेना या फिर बता देना। नहीं आइडिया लग रहा? CDS 1 2024 की आंसर की देख लेते, उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, ये ठीक है, फिर से बता देता हूँ। देखो भाई, दो कंसेप्ट होते हैं एक्सटर्नलिटीज में, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जब आप किसी गुड को कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे थर्ड पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है ना। आप क्या कर रहे हैं, अपने काम के लिए पैदल चल के जा रहे हैं, आप पैदल चल के जा रहे हैं तो उससे एनवायरमेंट को भी थोड़ा सा फायदा मिल रहा है, प्लस क्या हो रहा है कि रोड पे कंजेशन भी कम हो रहा है, तो इससे दूसरे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई कि आपके काम करने की वजह से किसी और को कुछ बेनिफिट मिल रहा है। नेगेटिव क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आप किसी गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे थर्ड पार्टी को दिक्कत हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है। एयर ड्रैगन अगर स्टारबक्स का सीईओ दिन में 3 बार, वो हफ्ते में 3 बार आना जाना करेगा, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, ये पॉल्यूशन दूसरे लोगों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो जाती हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, इसमें बेसिक क्रक्स यही पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूसेस अ गुड दैट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यानी कि मार्केट जो हमारा मैकेनिज्म है, यानी कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर लें, तो वो ऐसे गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करती है जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करता है। सही है गलत? सर ट्रू। ये ट्रू होगा। मार्केट मैकेनिज्म ऐसे गुड को प्रोड्यूस करेगी जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, वो चाहे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करे चाहे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करे, वो कभी उसको ओवर प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना। Yes. तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। लाइक अ कैप एंड ट्रेड ऑफ पॉल्यूशन परमिट्स कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू अचीव द सोशल ऑप्टिमम। यानी कि कैप एंड ट्रेड क्या होता है? कैप एंड ट्रेड का मतलब होता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई लिमिट्स या कैप्स, टोटल जो लेवल ऑफ एमिशन है सर्टेन केमिकल्स के, कार्बन डाइऑक्साइड के, CFCs के, फलाना डिमाका के, इन पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक रेगुलेशन लगा दिया, आप इतना ही एमिट कर सकते हैं, है ना। तो कैप एंड ट्रेड पॉल्यूशन के परमिट लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है सोशल ऑप्टिमम को अचीव करने के लिए। अभी सोशल ऑप्टिमम क्या होता है? सोशल ऑप्टिमम का मतलब होता है कि भाई सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, है ना, जिसको पॉइंट ऑफ यूटिलिटी भी कहा जाता है बेसिकली। कि सोशल ऑप्टिमम का मतलब होता है कि सोशल प्लानर यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरीके से करना कि भाई जो है वेलफेयर जो है लोगों का मैक्सिमम हो रहा है। तो अगर पॉल्यूशन परमिट्स पे कैप एंड ट्रेड लगाया जाता है, उससे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर अचीव कर सकती है। ये सही होगा कि गलत होगा? ये तो सही होगा हमारा, यस सर। है ना। यस। ये तो ट्रू है।
उसके बाद द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ सब्सिडी इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इज डिफरेंस बिटवीन द सोशल बेनिफिट एंड द प्राइवेट बेनिफिट एट द ऑप्टिमल। यानी कि जो ऑप्टिमल जो जितनी सब्सिडी आपकी किसी ऐसी एक्टिविटी में दी जा रही है जिससे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है, वो बेसिकली डिफरेंस होती है बिटवीन द सोशल बेनिफिट एंड द प्राइवेट बेनिफिट एट द ऑप्टिमम। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। कौन सा एग्जांपल था, मैं एग्जांपल ही भूल गया। सर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडीज मिलती हैं। हाँ, जैसे सोलर पैनल लगाने के लिए आपको सब्सिडीज मिल रही हैं, है ना। उससे क्या होता है कि भाई आपका किसी पर्टिकुलर इंसान है उसको भी बेनिफिट मिलेगा, और उसके साथ साथ अगर ज्यादा लोग इसको कंज्यूम करने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि सोशली देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम आ सकते हैं, क्योंकि उनका कंजप्शन जो है कम हो रहा है ना। तो भाई इससे क्या हो रहा है भाई, ये हमारा आ जाता है ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ सब्सिडी इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल बेनिफिट, कि भाई किसी की सोलर पैनल लगाने से दूसरे लोगों को बिजली कम रेट में मिल रही, ठीक है, तो ये भी सही होगा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या होता है, एक सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम जिसमें किसी का फायदा होता है उससे किसी का नुकसान होता है ना। मतलब किसी एक का फायदा आ रहा है उससे बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है, ये आपका ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स होता है। इंटरेस्टलिस्ट को फायदा हो रहा है तो भाई कॉमन लोगों को दिक्कत हो रही है ना। या फिर जो भी आप एग्जांपल अपने हिसाब से तय करना चाहें। करेक्ट स्टेटमेंट हुई सर। ये करेक्ट है भाई, है ना, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो जनरली आएंगे, तो अगर आपको कोर बेसिक नॉलेज की अगर क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, समझ में आ रहा है, तो भाई आप कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दे, है ना। अगर अच्छा खासा कैस लगा सकते हो देन इट्स ऑल राइट। अगर नहीं, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम लगा था इसको अच्छे से मतलब डिड्यूस करने में, समझने में कि एग्जैक्टली ये चाहता क्या है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि भाई ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऑडवर्ड्स क्वेश्चंस अगर यूपीएससी देता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये रियलिटी है। ओके, यस सर। चलो अब लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है जीएसटी के बारे में, बताइए। थर्ड, प्रीसियस मेटल्स। ऑप्शन ए और बी को कंपेयर कर लो, उसी से समझ में आ जाएगा। प्रेशियस मेटल तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। पहले वाले में क्या बोला गया है कि आर्टिकल अमेंडमेंट 115 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अल्कोहल जो ह्यूमन यूज के लिए है और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के गैम्बिट से बाहर रखा है। इस डायग्राम को देखिए, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, 5 प्रोडक्ट्स हो गए, और इलेक्ट्रिसिटी, इन कमोडिटीज को जो है जीएसटी के परवी से बाहर रखा है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, है कि नहीं। उसी के रिस्पेक्ट में अगर बी स्टेटमेंट को देखिए तो भाई इसमें इसका क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया गया है। अमेंडमेंट 122 टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैप्ड अमेंडमेंट 122 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैप्ड ओनली एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। लेकिन ऐसा नहीं है ना, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तो भाई आपके रखे गए हैं बाहर, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हुआ कि नहीं हुआ, यस सर हो गया, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी और डी हमारे सही हैं। Precious metals are taxed at a rate of 1% under GST and unworked diamond is taxed at a rate of 0.25%. आगे बात कर लेते हैं, which of the following statements with regard to the report of Tendulkar Committee 2009 on poverty estimate is are correct? The committee had used an all India urban poverty line basket as a reference to derive both rural and urban poverty level. ट्रू सर। ये हमारा क्या होगा, आप इसमें देखिए, ये तो डायरेक्ट मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट से उठाया था, ठीक है। The expert group Tendulkar had used the all India urban poverty line basket as a reference to derive state level rural and urban poverty, यानी कि शुरू हो जाएगा। ये अर्लियर प्रैक्टिस से अलग आ जाता है जब आपकी 2 सेपरेट पॉवर्टी लाइन बास्केट यूज किए जाते थे अर्बन और रूरल एरियाज के लिए। एक्सपर्ट ग्रुप रंगराजन रिवर्ट्स टू द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेपरेट ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी बास्केट लाइन्स एंड डिराइविंग स्टेट लेवल रूरल एंड अर्बन एस्टिमेट्स फ्रॉम दी, ठीक है। जो एक्सपर्ट ग्रुप रंगराजन कमेटी था उन्होंने इस चीज को पलट दिया, लेकिन हम अगर तेंदुलकर कमेटी की बात करते हैं तो उन्होंने इस चीज को बोला था। नाउ द कमेटी हैड एंकर्ड द पॉवर्टी लाइन टू द ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म्स। फॉल्स सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है, डिसाइडेड नॉट टू एंकर द पॉवर्टी लाइन, है ना, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 ओनली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नॉट शेयरेबल विद द स्टेट, ठीक है। कौन से कंपोनेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो लगाए जाते हैं वो स्टेट के साथ शेयरेबल नहीं होते। सबसे पहले आप इस पूरे डायग्राम को समझ लो
जो भाई डीलर्स पे प्राइस चार्ज की जाती है, सबसे पहले ये, इसमें डीलर का कमीशन भी आप ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आ जाती है और स्टेट वीएटी आ जाता है ना, ये आपके टैक्सेस टोटल आ जाते हैं। और इन सबको मिला के जो भाई हम लोगों को प्राइस पड़ती है वो आ जाती है सामने, है ना। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सा टैक्स जो है पेट्रोलियम पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती है। सबसे पहले आ जाता है आपका बेसिक एक्साइज ड्यूटी। शेयर्ड है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो है हमारी वो डिविजिबल पूल में आ जाती है, यानी कि ये आपकी जो क्या वो रहती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करती है, तो ये तो शेयरेबल है। दूसरा आ जाता है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। बताइए, शेयर्ड। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीटली रिटेन कर दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जनरली नहीं बांटती, ठीक है। उसके बाद स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर रिटेन करते हैं। ये भी क्या करती है भाई, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास क्या करती है, रिटेन कर लेती है। ये भी भाई डिविजिबल पूल में नहीं शेयर करती, इसको भी रिटेन किया जाता है ना। तो यानी कि जो नॉट शेयरेबल आती है इसमें 2 और 3 आ जाती हैं। इसको मैंने सीडीएस 1 प्रिलिमिनरी 4 की में गलत किया था, मैंने 1 को भी इसमें इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, उसका आंसर रहेगा ट्रू, डी वाला हमारा, ठीक है। अब अगर एक और की बात करते हैं, एक और रहता है भाई हमारा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं AIDC, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ठीक है। ये भी इसी के अंडर में आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। हर इंसान के हिसाब से जो जीडीपी का लेवल है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। देखो भाई, पर कैपिटा जीडीपी हमारी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली बात तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे करती है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो भाई इसमें आप बात करिए तो बहुत सिंपल सा है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज। ट्रू सर। सीधी सी बात है भाई, जितने ज्यादा लोग वर्किंग एज में रहेंगे उतना कमाएंगे, उतना ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, ट्रू। ट्रू सर। जितने लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। वर्कर प्रोडक्टिविटी, ट्रू। ट्रू सर। ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा हमारा बेसिक क्वेश्चन था, इसको देख के थोड़ा रिलीफ मिला होगा लोगों को कि भाई नहीं यूपीएससी भूली नहीं है, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन के पूछ रही है। चलो, Which of the following are included in the M1 definition of money for the Indian economy? M1 definition में कौन कौन से शामिल आ जाते हैं, बताइए। करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। करेंसी विद पब्लिक आ जाता है भाई हमारा, ये तो सही है। और टाइम डिपॉजिट भी, सॉरी डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं जो पब्लिक ने क्या बोलते हैं, हैंड बाय द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, जो भाई कमर्शियल बैंक पर आपने जमा कर रखा है, यानी कि ये। लेकिन रिजर्व जो आपके हैं ये M0 में आ जाते हैं, अदर रिजर्व की कैटेगरी में आ जाता है जो आरबीआई ने होल्ड कर रखे हैं। और टाइम डिपॉजिट भी जो है वो इसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो आंसर भाई हमारा रहेगा 2 और 4 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा, बताइए। अर्न फ्रॉम अब्रॉड आर एक्सक्लूडेड होना चाहिए, बी। पहले ये देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये देख लें। यस सर। Imports are subtracted in calculating GDP, ये इक्वेशन देख लो भाई। GDP is equal to C plus I plus G plus X minus IM। नेट एक्सपोर्ट्स आपके कैसे काउंट किए जाते हैं, X minus IM। तो ये तो भाई हमारा सही होगा। परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी, भाई ये तो कॉमन नॉन फैक्ट है, ये तो हमारा जीडीपी में शामिल नहीं होता, ये भी सही होगा। इन्वेंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, इन्वेंट्रीज को शामिल किया जाता है। बचता है हमारा एक नेट फैक्टर पेमेंट्स, जो आपके अब्रॉड से कमाई गई है उनको जीडीपी में शामिल किया जाता है, जो कि है टोटली गलत। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या रहता है, difference between the aggregate amount that a country's citizen and companies earn abroad and the aggregate amount that foreign citizens and overseas companies earn in country। हमारे देश के लोग बाहर जाके कितना कमा रहे हैं और बाहर के लोग हमारे देश में आके कितना कमा रहे हैं, तो नेट फैक्टर इनकम कितना हो जाता है, जीएनपी माइनस जीडीपी, यानी कि भाई ये जो है हमारा ये जीडीपी में शामिल किया नहीं जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब
थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है, माइक्रो का क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, है ना, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ जाता है, एंड फुली इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी एंड एक्सोजीनस डिक्रीज इन डिमांड वुड लीड टू, यानी कि फुली इलास्टिक सप्लाई कर्व, फुली इलास्टिक का मतलब है कांस्टेंट सप्लाई जो है आपकी सामान की आती जा रही है, इसमें एक एक्सोजीनस डिक्रीज आपको डिमांड में किस लेवल में देखने को मिलेगा? सर नहीं समझा। नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है वही हमारा, है ना, प्राइस आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है कम होती जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला है कि नहीं? मैंने क्या बताया था कि भाई जैसे जैसे हमारी प्राइस किसी भी सब्सटेंस की बढ़ती जाएगी, गुड्स की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी प्राइस में कमी आती जाएगी कि नहीं जाती जाएगी? सॉरी, जैसे जैसे किसी की प्राइस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी डिमांड में कमी आती जाएगी, है ना, डिमांड में कमी यानी कि क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब उसकी क्वांटिटी में फिर कमी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स बेची जा रही है लेकिन उन पर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा आ रहा है ना। लेकिन जो हमारा नॉर्मल स्लोपिंग डिमांड कर्व है, उसमें सबसे पहले पॉइंट तो यही आता है कि भाई आपका जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी की डिमांड कम होती चली जा रही है ना, पहला तो ये आ जाता है। और दूसरा आ जाता है भाई हमारा कि फुली इलास्टिक सप्लाई कर्व है किसी भी कमोडिटी का, यानी कि कमोडिटी आपकी जो है वो बराबर अवेलेबल, कमोडिटी तो भाई हमारी बराबर अवेलेबल है लेकिन उसकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है। इस केस में जो एक्सोजीनियस डिक्रीज है आपको, मतलब एक ओवरऑल डिक्रीज है आपको इन डिमांड, उसकी वजह से क्या हुआ, अगर डिमांड में फिर आपकी कमी आ जाती है तो फिर क्या आपका इम्पैक्ट पड़ेगा? इसमें हमारा प्राइस और क्वांटिटी दोनों में ही एक डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, है ना। भाई डिमांड का भी डिक्रीज हो रहा है तो भाई प्राइस जो है उसमें ही फिर धीरे धीरे डिक्लाइन आ जाएगा, क्योंकि डिमांड हमारी कम होती जा रही है ना, और क्वांटिटी भी फिर उसकी वजह से आपकी कम हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा पी। ठीक, तो तकरीबन अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो हमारे CTS 1 2024 से पूछे गए। इसमें एक दो क्वेश्चन हमारे वाले इंक्लूडेड नहीं है जो हमारे पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज आप 10 से 12 क्वेश्चन हर बार के लेके जा सकते हैं इकोनॉमी में, इतने क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। इस बार का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा था, बट आई होप कि इस बार का लेवल इतना डिफिकल्ट ना रहे, और इतना लेवल का डिफिकल्ट रहता है तो हम अपने बेस्ट तरीके से कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की। लेकिन भाई जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि भाई सामने UPSC ने ठान के ही बैठ गई है कि भाई नहीं क्वेश्चन तो हम ऐसे ही पूछेंगे, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब लेकिन क्या है, अब जो क्वेश्चंस आप देखेंगे इनमें आपको ज्यादा अब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। CTS 2 2023 का स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? मनी सप्लाई पे हमारी कब रोकी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी कौन से एक्शंस के द्वारा मनी सप्लाई पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है? सबसे पहले भी आ रहा है परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक। ट्रू। भाई ट्रेजरी बिल्स को खरीद रही है सेंट्रल बैंक से, है ना, सेंट्रल बैंक पब्लिक से ट्रेजरी बिल्स को खरीद रही है, बदले में उनको पैसा दे रही है, तो मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगी, वो तो एक्सपेंड करेगी। फॉल्स फॉल्स। सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक। ट्रू सर। वो क्या कर रही है भाई, सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, पब्लिक को भाई ट्रेजरी बिल्स दे रही है, तुम हमसे ट्रेजरी बिल्स लो बदले में अपना पैसा दो, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा मनी सप्लाई का, है ना, ये ट्रू होगा। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेंट्रल बैंक। ट्रू सर। ये भी सही होगा भाई। परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक। फॉल्स। ये फॉल्स हो जाए, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो भी आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें हाई टेक्निकलिटीज नहीं रहेंगी, 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी? नैरो मनी की डेफिनेशन में कौन कौन से आ जाते हैं? नैरो मनी होता कौन सा है सर? M1 M1 और M2 M2 नहीं सर। M2 पक्का? M3 और M4 होता है सर। पक्का? जी सर M1 M2 सर M1 M2 M1 और M2 रहता है। वैसे इसमें M0 को भी शामिल कर लिया जाता है मेरे ख्याल से, हाई पावर जो मनी रहता है शायद इसको भी शामिल किया जाता है। हाँ, M0 को भी शामिल कई जगह पे कर लिया जाता है, ठीक है। तो भाई इसके देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन में कौन कौन से आ जाते हैं। करेंसी विद द पब्लिक। ट्रू सर। ट्रू। ट्रू। डिमांड डिपॉजिट। ट्रू।
तो अभी भी निकाले जा सकते हैं। अदर डिपॉजिट विथ आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीरो आ जाता है ना, अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ट्रू ट्रू। बट बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, फॉल्स ये नहीं आएगा, यानी कि 1, 2 and 3। Which of the following is are the effects of devaluation or depreciation of currency? कौन कौन से इफेक्ट होते हैं डिवेल्यूशन के या फिर डेप्रिसिएशन के? ठीक है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। फॉल्स, डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, करेंसी में गिरावट आ रही है, तो इंपोर्ट्स कहाँ से बढ़ेंगे आपके, है ना? कि इंपोर्ट नहीं बढ़ेंगे भाई, सर क्या एक्सपोर्ट बढ़ते हैं इस केस में? हाँ, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। ये ट्रू सर। क्योंकि भाई हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो बाहर के लोग आराम से खरीद सकते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जब सरकार जानबूझ के तो डेवल्यूशन करती है कई बार, है ना? ये ट्रू होगा। इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ट्रू बिल्कुल भाई, डेप्रिसिएशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन तो होगा ही। इट लीड्स टू डिक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, बहुत सीरीज को मतलब कहेंगे तो गलत होगा ही होगा, ठीक है, यानी कि 2 and 3 ओनली। Which one of the following taxes is not subsumed under the GST in India? टैक्स ऑन पेट्रोलियम एंड Taxes on petroleum and petroleum products, ये तीनों के तीनों subsumed किए जा चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बात आता है, consider the following statements about the PDS, that is Public Distribution System. The PDS is operated under the joint responsibility of center and state Indian territories. ट्रू सर। True. Food Corporation of India has assumed the responsibility for procurement, storage, and transportation of food grains to the state government. ट्रू सर। ट्रू हाँ, ये भी ट्रू होगा। Both center and state have the joint responsibility to identify eligible beneficiaries. ये स्टेट यूनियन वगैरह डिसाइड करने का, है ना? ये भी ट्रू है। Some states also distribute additional items of mass consumption through the PDS outlets such as pulses, edible oil, etc. ट्रू True नहीं? ट्रू सर। सर थर्ड वाला ऑप्शन सॉरी, ये वाला हमारा गलत है। बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव द जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशियरीज। नहीं, सेंटर और स्टेट दोनों की जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहती एडिशनल बेनिफिशियरीज को इंक्लूड करने की, जनरली सेंटर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सम आइटम्स एडिशनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मास कंजप्शन के, ये हमारा ट्रू रहेगा, यानी कि वर्तमान फॉर बी ऑन। Next, which of the following concepts are considered as pillars of human development? बताइए भाई। Equity, ट्रू यस सर। sustainability, ट्रू ट्रू productivity, ट्रू security, ट्रू सर। ट्रू false। ये क्वेश्चन आपका CDS 2021 में भी पूछा गया था, ठीक है? सिक्योरिटी के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, मैं जॉब हम सिक्योरिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, इसमें इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी की हमने बात की थी, याद कीजिए, यस ना? लेकिन इसमें सिक्योरिटी कहीं नहीं आता है। ओके Now, which is the only country in the world to officially proclaim to the gross national happiness as the measure of country's progress? सेकंड Bhutan. बहुत easy question है। Which one of the following expenditures is subtracted from the physical deficit to arrive at the primary deficit? Primary deficit is equal to physical deficit minus इंटरेस्ट पेमेंट। interest payments. बिल्कुल सही। The wholesale price inflation has increased in India during 2021-2022 due to which of the following factors? कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से जो है भाई हमारा होलसेल जो प्राइस है वो बढ़ गया? हाँ, बताइए। शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से। ट्रू ट्रू डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड। ट्रू ट्रू ये नहीं, ये नहीं होगा। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड, ना पोस्ट कोविड तो चीजें रिबाउंड कर गई थी एकदम से यार। तो फिर फॉल्स पोस्ट कोविड के बाद तो चीजें रिबाउंड कर गई थी ना एकदम से, सारे सेक्टर्स आपके खुल गए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बेसिकली आपकी और ज्यादा खुली थी, वो डिक्रीज डाउन हुई थी। कोविड के टाइम पे भाई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई थी, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा।
डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, जीडीसी में डिसरप्शन है, ट्रू रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह वगैरह, है ना। ट्रू। हाई फ्राइट कॉस्ट, ट्रू सर ट्रू ये भी सही है, यानी कि 1, 3 and 4 ऑप्शन बी। What would be the impact on the economy if people start holding more money in more currency in hands and less in deposits? Liquidity ज्यादा हो गई है, क्या होगा? सर मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज मनी मल्टीप्लायर आपका डिक्रीज कर जाएगा। HDG India Index developed by in Niti Aayog includes 17 set SDGs for each state. Which one of the following is not included in that index? सर रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या? लाइफ बिलो वाटर सर बी ऑप्शन SDG India Index developed by Niti Aayog includes 17 SDGs for each state. Which one of the following is not included in the matrix? जीरो हंगर तो इंक्लूडेड है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है आपका, ये नहीं आ जाता है। बाकी सारा लाइफ बिलो वाटर, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ही आ जाता है। करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है वैसे तो। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड इंक्रीजेस। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, मार्केट सप्लाई किसी गुड की बढ़ रही है, क्यों? है ना। इट्स प्राइस इंक्रीजेस, फॉल्स क्यों भाई? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसपे एडिशनल आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। सर बट डिमांड प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई तो कम होता है ना। वो एक पॉइंट पे आके होता है। देखो भाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आपको क्या बताया था, जब चीजों की कीमतें बढ़ने लगती है तो लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ढूंढते हैं, है ना, कि भाई इसके बदले में हम क्या सामान कंज्यूम कर लें। 100 रुपए का 110 हो रहा है तो लोग फिर भी खरीद लेते हैं, लेकिन 100 रुपए का अगर 200 होगा तो लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढेंगे कि भाई इसकी जगह मैं क्या कंज्यूम कर लूँ। लेकिन एक ऐसा वर्ग रहता है, एक ऐसा क्लास रहती है जिसको इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। एवोकेडो 100 का 200 हो जाए, लेकिन उनको खाना है तो खाना है, तो उन लोगों की डिमांड बराबर रहेगी कि भाई मुझे तो चाहिए। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो एक एवोकेडो पे आपका प्रॉफिट मार्जिन 50-60 का बैठ रहा है, पहले आप 100 का बेच रहे थे, 20 रुपए का ही बढ़ रहा था, तो इस केस में आपका जो आपकी डिमांड जो सप्लाई है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ये हमारा सही होगा। प्राइस ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, ट्रू सर ये भी ट्रू होगा भाई, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिक्रीज होगी, भाई सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेस, फॉल्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। Poverty in India, consider the following statements regarding poverty in India. While determining poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirements, etc. are determined for subsistence. ट्रू सर The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. ट्रू सर ट्रू ठीक, यस सर वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, नंबर देखो और लगा कि सब सही है। नहीं सर 2400 एंड 2100 है सर 2400 आपका जो है रूरल, एक सेकेंड, एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 इन अर्बन एरिया। हाँ सही, हाँ ठीक है, सही है, सही है। तो डेमोग्राफिक के हिसाब से भी तो सही होगा। हाँ रूरल एरिया में ज्यादा कैलोरीज लगेंगी, अर्बन में कम लगेंगी। बिल्कुल। चलो ठीक है, ये भाई हमारे सीडीएस सर हुए। नेक्स्ट अब सर वो वेजेस के क्या रेट था अर्बन और रूरल पे सर? वेजेस का भी कोई था ना सर कि अर्बन में इतना वेजेस रहेगा और रूरल में इतना वेजेस रहेगा? किस चीज का वेटेज? सर वेजेस यही पॉवर्टी लाइन का। पॉवर्टी लाइन का वेट? सर वेज मतलब जो दिन में पैसे मिलते हैं ना, वेजेस। अच्छा वेजेस, इनपुट sir. वेजेस, वो तो Yes, मनरेगा के अंदर में आ जाता है। सर वो कितना था? यार तो रेट तो मुझे पता नहीं है, मनरेगा का क्या बोलते हैं उसमें कितना रहता है स्पेसिफिक। इंडियन ख्याल से 200, 250 या 300 के आसपास कुछ रहता है, मतलब ये नॉर्मल रहता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके वहाँ क्लास करूँगा थोड़ी देर से।
ठीक है, कुछ ऐसे ही रहता है मेरे ख्याल से 250 या 280 समथिंग, मतलब कि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन ये आपको कुछ स्पेसिफिक लाइन रहता है, मतलब 250 से 300 के बीच में ही रहता है। ठीक है, वो चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट उसको साल दर साल चेंज करती रहती है। चलो, इन्फ्लेशन की रेट उसमें जोड़ी जाती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं सिटीज 2023 के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन किन वजहों से आपका बढ़ सकता है? ठीक है, बताइए। बहुत बेसिक है यार। ए, रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड और वेज सप्लाई। डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है, महंगाई बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली एंड देयरबाय लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? बताइए। सर कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, इसके द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है और करेंसी का एप्रिसिएशन किया जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड? सर पंपिंग फाइंड। ये शायद मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था। इस प्रोसेस को कहते हैं क्राउडिंग आउट, भीड़ कम होना, है ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में कमी आ रही है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में भी कमी आ रही है ना, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर MPCE based on the mixed reference period was recommended by तेंदुलकर committee. The sustained decrease in the general price level is called as सर डिफ्लेशन। deflation. Which one of the following indicators is included in the National Multidimensional Poverty Index MPI? सब पर कैपिटा इनकम। क्या? सर यार तो डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है भाई। यार हाफ स्कूल Years of schooling, कितने साल स्कूल गए हैं। The unemployment that occurs due to changes in the technology or in the demand for a particular product is called structural unemployment. कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं यार। According to the National Multidimensional Poverty Index MPI constructed by the Niti Aayog, a household is considered deprived if a single member of the household is identified as undernourished. ट्रू सर। True है। The body mass index of women member between 15 to 49 years of age is below 18.5 kg per meter square. ट्रू True है। ये करंट अफेयर्स वाले हैं। Meena wants to show diagrammatically how two sets of data, namely population size and number of services, are related to each other. ठीक है, population size and number of services. Which one of the following will be the most suitable for the presentation? बार चार्ट। Bar chart. ग्राफ। Scatter graph. Scatter graph कैसा रहता है भाई? ये डॉट 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 डॉट। विच वन ऑफ द, अच्छा CTS 2022 की बात करेंगे अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बोरोअर फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट? ठीक है, किसी ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पैसा उधार लिया है तो भाई क्या उसके बारे में सही नहीं होगा? बताइए। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पैसा उधार लेने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर आपको पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि बोरोवर शुड नॉट हैव एन एनुअल इनकम बियॉन्ड द लिमिट, इतने लाख से ज़्यादा आपकी जो है इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है आपका बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड द लिमिट, इतनी लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें गलत आ जाएगा वो ये वाला, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेटरल, कोलेटरल आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? सर इतना डिस्टर्बिंग नहीं है, थोड़ा बहुत आया ना डिस्टर्बिंग, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। एक सेकंड।
आगे ड्रिलिंग मेरी बालकनी के नीचे ही करनी है। सर 2 दिन ड्रिलिंग कौन करता है? बहुत ज्यादा हो रही है यार, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूँ तभी से यहाँ के सब लोगों के फ्लैट्स का मेंटेनेंस स्टार्ट हो गया है। उससे पहले किसी का मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। सर बारिश में कौन कराता है मेंटेनेंस? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, लेकिन ये ड्रिलिंग जो होती है मतलब पिछले 4-5 महीनों से चल रहा है। 1 साल हो गया यार, उससे ही चल रहा है। कभी किसी का टीन शेड लग रहा है, कभी किसी का कुछ लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने 20-25 साल बिना टीन शेड के गुजार लिए लगा के नीचे अपनी बालकनी पे, सडनली इनको टीन शेड की जरूरत पड़ गई एकदम से। इंक्रीज इन डिमांड सर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट भाई हमारा जो है सही नहीं होगा, बताइए। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, मैंने बताया था। कैन नॉट इशू चेक्स फ्रॉम ऑन देमसेल्फ, कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दे कैन नॉट गिव लोन्स। ये भाई हमारा गलत है, NBFCs लोन आपके दे सकती हैं। Consider the following statements about the MSMEs. The MSMEs comprise our dynamic sector of the Indian economy, providing large employment opportunities. ट्रू सर। Sorry. नहीं, ठीक है। NBFCs cannot give loan. हाँ, ठीक है। हाँ, MSMEs comprise the dynamic sector of the Indian economy, providing large employment opportunities. ट्रू सर। Correct. MSMEs requires low capital cost and have industrialization in backward regions. ट्रू सर। True. MSMEs contribute enormously to socio-economic development. ट्रू बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, सारे के सारे सही होंगे हमारे। सर डी। ठीक है। Which one of the following is considered as an agency function of commercial banks in India? एजेंसी फंक्शन के तौर पे किसको कंसिडर किया जाता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट तो उनके बेसिक रूल्स में आ जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस ये हो गए। आ जाता है। प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी का काम आ जाता है। एजेंसी फंक्शन यानी कि वो तो करना ही पड़ता है RBI के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, उसके लिए वो मना नहीं कर सकते, वोट बन सकते हैं, उसके लिए वो मना नहीं कर सकते। Which one of the following forms of money supply is considered as the most widely used in the Indian monetary system? M3. Which one of the following labor codes notified by the Government of India incorporated various provisions of the Central Labor Act such as Factories Act 1948 and Plantation Labor Act 1951? सर ई। सर द कोड ऑन वेजेस। Safety, Health and Working Conditions Code 2020. If you were to browse a table of recent periods showing life expectancy and birth for all categories of rural, urban and male-female division for all states of India, you are not likely to observe that urban life expectancy is higher than the rural one. सही या गलत? ट्रू सर। ये गलत। Not likely to observe, ये तो हम ऑब्जर्व करेंगे यार, है ना। हमें तक स्पिन नहीं है। अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रूरल से ज्यादा है, तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन फॉल्स हो जाएगा। वी विल लाइकली टू ऑब्जर्व मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल वन। ट्रू सर। और ट्रू। नहीं, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल से ज्यादा नहीं है, कम है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। यू आर नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व, तो अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल वन। सर सत्य तो दोनों है। एक सेकेंड, ये तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर रहेगी रूरल से, एंड मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल वन, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में ज्यादा है शायद मेल से। सर रूरल एरिया में तो कम है ना? क्या? रूरल एरिया में जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है वो कम रहती है मेल से। कंबाइंड पूछा गया है, ठीक है। फीमेल्स की मेरे ख्याल से ओवरऑल क्या बोलते हैं,
तो मेल की तो 67 के आसपास आ जाती है, 67 या 66 के हिसाब से आ जाती है, ठीक है। फीमेल की कितनी आती है, शायद 70 के आसपास आती है, ऐसी कुछ आती है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था इसके बारे में। हाँ नहीं, फीमेल की 69 या 70 के आसपास आती है। तो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो भाई आपकी जो है फीमेल से कम है, तो ये फॉल्स है। तो नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व यानी कि ट्रू ओनली। Which one of the following assets a country through extended fund facility often talk about in news? IMF. IMF. Which one of the following central features is not associated with capitalist economy? प्लानिंग किसका फीचर था? सोशल, यस सर, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। हाँ, तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का हुआ कि नहीं हुआ? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग और सपोजली रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है। बाकी जनरलाइज कमोडिटी प्रोडक्शन यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से चीजें डिटरमाइन होती हैं। प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेटली इन प्राइवेट हैंड्स एंड इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल्स, सप्लाई एंड डिमांड के साथ। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2014। ये कब हुआ था? 2014 2016। सर, IBPI 2014 में तो बना है शायद। IBPI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड 2016 में बना है भाई। ये मैंने करंट अफेयर्स में भी किया है, क्लास में भी किया है। Among the following countries, where did the idea of social market economy emerge in 1950? तो जर्मनी। कार्ल मार्क्स की धरती, जर्मनी। नेक्स्ट आ जाते हैं CDS 1 2022 पे। Who among the following first mooted the idea of deficit financing? जॉन मेनार्ड। John Maynard Keynes, Keynesian theories. Who among the following formulated the concept of poverty as a measurable development indicator in the Indian subcontinent? VK RV Rao. दादा भाई नेहरू जी, शायद हाँ दादा भाई नेहरू जी थे। Which one of the following terms denote the inputs in terms of tools, machines, buildings, raw materials and money in hand required at any stage of production? फिजिकल सर कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल। Physical capital भाई। Which one of the following would be considered as a foreign direct investment? कौन सा भाई हमारा foreign FDI की कैटेगरी में आ जाएगा? या तो भाई इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन मर्चेंट बैंकर कुछ खरीद रहा है तो वो तो हमारा क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, है ना? तो FIN। नहीं आएगा। सर, आप फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे हैं तो उस पर इनका कंट्रोल रहेगा, ये आपका आ जाएगा सही, है ना? फॉरेन कंपनी शेयर्स खरीद रही है स्टॉक एक्सचेंज में, वो नहीं आएगा। फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी नहीं आए, वो FII में आ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड? तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ द गुड। भाई जो सामान हमें चाहिए वो तो चाहिए ही ना। D sir. सर, ऑप्शन डी। प्राइस नहीं करेगी भाई, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड नहीं करेगी, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड एंड प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस quantity demanded for a good? Price of inputs into production of the good. एक second. Again. Which one of the following does not influence quantity demanded for the good? क्या होगा? मतलब कोर्स ऑन प्राइस। सर, जो इनपुट्स के प्राइस है प्रोडक्शन के अंदर लग रहे हैं एक गुड के लिए, वो क्वांटिटी को थोड़ी, डिमांड को थोड़ी करेंगी। सर बट इनपुट जो प्राइस होगा वो इंक्रीज करेगा तो गुड का भी तो ओन प्राइस भी तो हो जाएगा इंक्रीज। ये तो देखो, सबसे पहले ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। गुड्स ऑन प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड, है ना? जिससे कोई भी क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं उस पर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। लेकिन गुड्स की जो खुद की प्राइस होती है उससे तो क्वांटिटी जो डिमांड की गई उस पर तो फर्क पड़ता है ना। किसी भी गुड की अगर प्राइस आपकी बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी की जो डिमांड है वो तो कम हो जाएगी, है ना? तो ये तो भाई हमारा क्या है, नहीं होगा। एंड प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब कि इसकी वजह से भी किसी स्पेसिफिक गुड की जो क्वांटिटी है वो आपकी इन्फ्लुएंस होती है।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, एक के साथ एक फ्री दिए जाते हैं जनरली, आपके एक के साथ एक फ्री कर दिए जाते हैं, या फिर ऐसे सामान जो जनरली एक साथ खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ेगी तो फिर जो उस गुड की स्पेसिफिक प्राइस जो डिमांड है वो कम हो सकती है, क्योंकि लोगों को जनरली कई बार वो सामान साथ में नहीं लेना होता, ठीक है। तो ये भी होगा। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड की बात करें, अगर कोई सब्सिट्यूट गुड है उसका भी तो इन्फ्लुएंस पड़ेगा इस पे, कि भाई सब्सिट्यूट मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, दो टूथपेस्ट सेम नेचर के हैं आपके, है ना, एक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसके बदले में आपको दूसरा मिल रहा है 20-30 रुपए कम, तो ऑब्वियस सी बात है आप दूसरा वाला खरीदेंगे, पहला वाला नहीं खरीदेंगे। तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है उसके भी। प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो प्राइस ऑफ इनपुट्स होती है जो किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो डायरेक्टली तो भाई आपका इन्फ्लुएंस नहीं करती, लेकिन इससे क्या होता है कि पूरा सप्लाई और प्रोडक्शन आपका डिसरप्ट हो जाता है, या फिर सप्लाई और प्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई कॉस्ट जो होती है गुड की जुड़ती चली जाती है ना, वो लेकिन डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते इस चीज पे कि भाई किसी चीज की जो डिमांड है या क्वांटिटी ऑफ डिमांड है कंज्यूमर्स के द्वारा, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है या फिर क्या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन होगा हमारा टी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाइंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बताइए। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, फॉल्स। ट्रू सर, फॉल्स है। फॉल्स क्यों होगा पहले ये ट्रू होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सिग्निफाई करते हैं इस चीज को। और ऑप्शन 2 भी सही है सर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं पहले ये बताओ। सर होते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में बने रहते हैं, है ना, उनके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद भी वो क्या करते रहते हैं, आपके मार्केट में बने रहते हैं, यानी कि उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, हमारा ये वाला तो ट्रू होगा, ठीक है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को दिखाता है कि कोई कंपनी कोई चीज स्पेसिफिक आपकी, जैसे आईफोन है, आपके और भी फोन है, लेकिन आईफोन का खुद का एक कस्टमर बेस है, एक मोनोपोली टाइप की है कि भाई हाँ लोग लेंगे, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए लेते हैं। उसी प्रकार से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ट्रू। ये भी आ जाता है। बैरियर्स टू एंट्री, ट्रू सर। फॉल्स सर, फ्री एंट्री होती है सर और फ्री एग्जिट भी है। बिल्कुल। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका बैरियर्स टू एंट्री जनरली हाई नहीं रहते हैं, एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट्स के आपके एक जैसे प्रोडक्ट्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स नहीं वो भी नहीं रहेगा, वन और टू ही रहेगा। Which of the following variables is are displayed in population pyramids? एज ग्रुप्स एंड दोनों आ जाएगा। इन ग्रुप्स आ जाते हैं, सेक्स इंडिकेटर्स मेल एंड फीमेल, हाँ सर। कल परसों ही देखा था। Which one of the following will lead to अच्छा सॉरी CDS 1 के बाद में आप CDS 2 2021 में आ गए हैं। Which one of the following will lead to movement along the demand curve of a commodity? बताइए। सर किसी भी तरह की चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? Change in its price. आता है भाई, सीधी सी बात है ना, चेंज इन इट्स प्राइस। सबसे ज्यादा फर्क तो आपका प्राइस के चेंज की वजह से तो आता है डिमांड पे, प्राइस में अप एंड डाउन हुआ। यस सर। यस One of the following is the opportunity cost of a chosen activity. Sir, value of next best alternative that is given. That is given up. Which one of the following is true of a pure voluntary exchange between two parties A and B? Pure voluntary exchange क्या होता है? बोथ Sir, both gain विन विन। the option. फायदे में है, both gain, it's a win-win situation. Match list 1 with list 2 and select the correct answers. ठीक है? Lorentz curve, टू या थ्री सर। distribution in inequality in distribution of income or wealth, Lorentz curve आ जाता है। Phillips curve, Sir, income and proportion of expenditure. inflation and employment, वही Phillips curve। Angel curve, सर, इनकम एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड। income and proportion of expenditure on food, and Laffer curve आ जाता है टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू, है ना, मैक्सिमम जीडीपी वाला मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। क्या ऑप्शन होगा भाई हमारा? सी। हाँ C 3 1 4 2।
Which one of the following is a typical example of monopolistic competition? इंडियन रेलवे। रेलवेज। Indian Railways monopolistic है, वो तो पब्लिक में आ जाती है। सर मार्केट ऑफ Sir. सोप, मार्केट फॉर सोप्स। नहीं सर, इंडियन रेलवे मोनोपोलिस्टिक है सर। क्या? इंडियन रेलवे मोनोपोलिस्टिक है ना। भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात की जा रही है, मोनोपोली की बात नहीं की जा रही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है? एक ऐसा कंपटीशन जब आपकी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज होती हैं, और वो क्या कर रही हैं, वो आपके कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है जिनकी सर्विसेज मतलब जिनका नेचर या जिनकी सर्विसेज सिमिलर होती है। सर सिमिलर प्रोडक्ट्स बट नॉट आइडेंटिकल। हाँ, आइडेंटिकल नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिकल नहीं होंगे लेकिन सिमिलर होंगे। यस सर, मार्केट फॉर सोप्स सर। कौन सा? मार्केट फॉर फ्रूट। सोप्स सर, सिमिलर प्रोडक्ट हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। हाँ बिल्कुल सही। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अच्छा, CDS 1 2021 पे आ गए हम। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत थे 4-5, लेकिन वो हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। लेकिन इतने पीछे अगर आप करंट अफेयर्स जाएंगे 20-21 के आसपास वाले, तो उनको करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो मैंने कोर इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन ये पाए। CDS 1 2021 की बात कर लेते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट भाई हमारा जो है वो सही नहीं है, बताइए। Real GDP is calculated by valuing outputs of different years at common prices। एक बेस ईयर लिया जाता है, बाकी ईयर्स का एवरेज निकाला जाता है, ये तो सही हो जाएगा, है कि नहीं? Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if it the resource were fully employed, full maximum utilization पे, ये भी सही हो जाएगा। Real GDP per capita is the ratio of real GDP divided by population, ये भी सही हो जाएगा। गलत होगा हमारा वो ये कि नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एज कांस्टेंट प्राइसेस। नहीं, नॉमिनल जीडीपी तो हमारी ईयर बाय ईयर आपकी नापी जाती है, इसमें बेस प्राइसेस नहीं ली जाती। ठीक है, तो दिस विल बी नॉट करेक्ट, यानी कि फॉल्स। द मिसमैच इन रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट्स इन डिस्गाइज। साइक्लिकल। साइक्लिकल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इसको भाई। सर पर वो तो क्या सर, अगर वो टेक्नोलॉजी जैसे मैच नहीं होगी स्किल के साथ, वैसा होता है ना ऑक्यूपे। सॉरी, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, जब मिसमैच होता है आपका वर्कर्स की स्किल्स के साथ में और जो आपकी एम्प्लॉयज को चाहिए, तो ये मिसमैच आ जाता है रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज, यानी कि जो स्किल एम्प्लॉयज को चाहिए, एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी, यानी कि जो स्किल्स वर्कर के पास है। तो स्ट्रक्चरली तो हुआ। हाँ सर। The situation in an economy which is growing slowly along with rapid inflation, rising price level, इसको क्या कहा जाता है? स्टैग्नेशन। Stagflation. स्टैग्नेशन। The increase in private investment spending induced by the increase in the government spending is known as क्राउडिंग है। crowding in, है ना? इसी का अपोजिट अभी हमने crowding out देखा था स्टार्टिंग में, ये crowding in है कि भाई गवर्नमेंट का कोई खर्चा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। The asset or assets that a borrower pledges in order to guarantee repayment of a loan is called as कोलैटरल। the percentage by which the money the borrower pays back exceeds the money that was borrowed is called as नॉमिनल इंटरेस्ट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कोविड के टाइम पे। Which one of the following is not a function of money? इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, बिल्कुल सही। स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे भी, यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे भी इसको यूज नहीं किया जाता। किस तौर पे? रेगुलेटिंग कंजप्शन, कंजप्शन को रेगुलेट करने के लिए मनी का फंक्शन वो नहीं होता, वो मनी सप्लाई होता है, अलग होता है। द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इज नोन एज रिसेशनरी गैप। recessionary gap. The excess of total expenditures of government over its total receipts excluding borrowings is known as प्राइमरी डेफिसिट। fiscal deficit. Exchange rates
state the value of one currency in terms of other currencies. Which one of the following statement with respect to the exchange rate of currency is correct? बताइए. एक ही ऑप्शन सही है भैया इसमें, सीधा सा दिख रहा है. Fixed exchange rates are rates set by the government decisions and maintained by government actions. ठीक है. 40 देखते हैं. Which one of the following approaches of human development was initially proposed by the International Labour Organization (ILO) and emphasized on health, education, food, water supply, sanitation, and housing? Basic needs approach. Basic needs approach. CDS 2 2022 का 2020 का देखेंगे. As per the budget estimates of 2019 and 20, the following are some of the important sources of tax receipts for the union government. Which one of the following is the correct descending order of the foresaid tax received as a percentage of GDP? इसको मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि मोर और लेस ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये अभी भी सेम ही. ठीक है. तो भाई सबसे पहला डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है, सबसे ज्यादा किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? सर कॉर्पोरेशन टैक्स. किसका? कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स का रहता है. उसके बाद सर फूड्स एंड सर्विस टैक्स GST. जीएसटी. उसके बाद टैक्स सर टैक्स ऑन इनकम. देन आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यानी कि ऑर्डर रहेगा हमारा 132. सर ये इस बार CPF में था क्या? नहीं होगा सर. एक सेकंड क्या? सबसे ज्यादा तो GST आता है ना सर. नहीं भाई, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स आता है. सर ये CPF में था ना इस बार? ये CPF में नहीं पूछा गया था. वही मैं सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा चुका हूँ, हाँ. लेकिन ये क्वेश्चन आपका CPF वालों को मैंने कराया था. ठीक है. Indicative growth rate of population in India per population in percentage were highest in India in the year 1981. 1981. As per the use-based classification of the Index of Industrial Production (IIP), the maximum weight has been assigned to प्राइमरी गुड्स. primary goods. Normally, there will not be a shift in the demand curve band. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. डिमांड कर्व में ये फर्क कब नहीं पड़ेगा? जब प्राइस कमोडिटी की गिर जाएगी. हाँ? जो डिमांड जो उसको कंज्यूम करता रहे वो तो करेंगे. A market in which there are a large number of firms, homogeneous product, infinite elasticity of demand for an individual firm, and no control over price by firms is termed as Perfect competition. perfect competition कहा जाता है भाई इसको. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, आपके डिमांड कंटिन्यूस बनी हुई है ना. फॉर एन इंडिविजुअल फर्म कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस का. ठीक है. फर्म्स के द्वारा भाई अपने हिसाब से बनाया जा रहा है. परफेक्ट कंपटीशन. अब आ जाते हैं भाई हम CDS 1 2020 पे. Which one of the following is the biggest cause of incidence of migration of female persons in India? मैरिज. Marriage. Which one of the following is not correct about repo rate? सर C. C. सर Is इट that- इज द कॉस्ट ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी. It is the interest rate charged by the central bank on overnight loan. It is the interest rate paid by the commercial banks on overnight borrowing. ठीक है. और मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को पैसा देती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में, है ना. तो इट इज द कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी तो नहीं होगा. इट इज द इंटरेस्ट रेट एग्रीड बिटवीन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट. इसका सही होना चाहिए. कोई ऐसा लोन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है आपका, सॉरी, इंटरेस्ट रेट एग्रीड ये सब बैंक के लिए रहता है. कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में कोई स्पेसिफिक हमारा लोन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. ठीक है. इट इज द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन ओवरनाइट बोरोइंग एंड इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक एंड ओवरनाइट लोन. ये दोनों तो सेम ही हो जाते हैं भाई हमारे. ऑप्शन सी होगा. दिस विल बी नॉट करेक्ट. द कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू Ratio of cash holding reserves of the bank. Yeah. Sir D.
D option, the ratio of cash holding to reserves of the bank. In economics, if a diagram has a line passing through the origin and has a 45-degree angle with either axis x और y, यानी कि xy के बराबर है, तो टेक्निकली क्या एज्यूम किया जाता है? both variables are pure number. both variables in same unit. Which of the following are considered to be the 4 pillars of human development? ये क्वेश्चन Sir, equity, productivity, empowerment and Sir, labor, sustainability. productivity, inclusion and equity. इक्विटी आ जाता है, प्रोडक्टिविटी आ जाता है, ठीक है, एम्पावरमेंट आ जाता है, और Sustainability. नहीं आता, सस्टेनेबिलिटी आ जाता है. इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी. सर लेबर नहीं आएगा तो होगा. सर लेबर भी तो होगा. डेवलपमेंट में लेबर कहाँ आता है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट में सर लेबर तो आएगा. इक्विटी ये इंश्योर करना है कि भाई सबके पास इक्वल एक्सेस हो अपॉर्चुनिटीज का. प्रोडक्टिविटी ह्यूमन लेबर अच्छा यहाँ जाती है इसमें भाई ह्यूमन डेवलपमेंट. वर्क के हिसाब से प्रोडक्टिविटी आ गई. एम्पावरमेंट डिसीजन या चॉइसेस लेने का अधिकार आपको, और सस्टेनेबिलिटी आ जाता है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो सस्टेन कर रही है लॉन्ग टाइम के लिए. Suppose an agriculture laborer earn 400 per day in her village. She gets the job to work as a babysitter in a nearby town at 700 per day. She chooses to work as an agriculture laborer. Which one of the following is the opportunity cost of the agriculture laborer? Sir, 300. 300. डिफरेंस तो भाई हमारा 300 रुपए का ही आ रहा है. 400 तो उसको ऑलरेडी मिल रहा है. चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है भाई हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. मार्केट स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में पूछा जा रहा है आपसे. परफेक्ट कंपटीशन. So many products, some producers selling differentiated products. Many producers selling differentiated similar products. एक सेकेंड. सर परफेक्ट कंपटीशन तो तभी बनेगा ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हों लेकिन डिमांड सेम. देखो सबसे पहले बी और सी ऑप्शन को हम हटा देते हैं. क्यों हटा देते हैं? क्योंकि सी का आंसर है आपका 1, है ना. ओनली 1 प्रोड्यूसर सेलिंग 1 कमोडिटी. ये हमारा क्या आ जाता है? ये आ जाता, सॉरी बी का, सर बी का फर्स्ट होगा ना. बी का फर्स्ट होगा, सॉरी, ठीक है. बी का वही हमारा फर्स्ट होगा. तो बी का फर्स्ट है तो हमने ए ऑप्शन को हटा दिया, डी ऑप्शन को हटा दिया, यानी कि बी इज फर्स्ट. ओनली 1 प्रोड्यूसर सेलिंग 1 कमोडिटी. अब अगर बी का हमारा फर्स्ट है तो सीधी से बात है सी का हमारा 3 आ रहा है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आ जाएगा. सर ई का 4. अब मैनी ये का प्रोड्यूसर सेलिंग होता है सिमिलर. बताया तो पहले हमने डिस्कस किया था कि Option D. परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो सिमिलर प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, है ना. तो B आपका सीन हो गया, ये हो गया ए. बचा ऑलिगोपोली, यानी कि 3 प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें कार्टेल टाइप का बना लिया जाता है ना. कुछ मर्चेंसी करते हैं आपका. तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ इसमें? ऑप्शन इज B. बी फॉर 1. 4 है ना. हाँ ठीक है, ऑप्शन बी. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स के तकरीबन 9 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं. आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट करूंगा कि CFDF के जो पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हमने किए थे, उसका वीडियो डाला हुआ है. तो वो वाले जो अभी इस यहाँ पर आपको ऐसे अपेयर हो जाएगा, तो वो वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आप कर लीजिए, ठीक है. वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे. एंड अब उसके बाद में जो है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो भी कल परसों में करेंगे. ठीक है. यस सर.